तू देख कर कुछ मुश्किलें न हार जाना हिम्मत, देहरी को बिना लांघे आंगन है मिला किसको। किसी मशहूर कवि की ये रचनाएं जब भी कभी हृदय में आती है तो मन उद्वेलित हो उठता है, कुछ नया करने को जी करता है। और जब कभी नवजीवन के उन नवनिहालों, उन हीरों को जब हिंदुस्तान के उन उच्चतम शिखर पर पहुंचते देखते हैं तो एक मन को सुकून और एक मन को आनंद मिलता है। मित्रों, ऐसा ही एक और नवजीवन का कोहिनूर आज आप लोगों के बीच उपस्थित है। रामकृष्ण सहारण, रामकृष्ण सहारण सारण, हाँ। आप लोगों के बीच उपस्थित है। इनके पिता श्री भागीरथ जी सहारण एक अपने मित्र हैं और एक बहुत ही मेहनती इंसान रहे हैं, जो अपने जीवन में शिक्षण के क्षेत्र से एक नई उपलब्धियां हासिल करते रहे। उन्हीं के सुपुत्र नवजीवन के अंदर कक्षा 8वीं में एडमिशन लेता है और 12वीं तक यहाँ 90% से अंकों के साथ जब निकलता है तो कुछ मन में जज्बा लेकर निकलता है। और आज ये खुशी का मौका है कि हमारे बीच में श्री भागीरथ जी का लाल, इस नवजीवन का लाडला, आज IFS मीन्स इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अंदर 12वां पद हासिल करके, ऑल इंडिया रैंक पर 12वां स्थान हासिल करके हम सभी के बीच मौजूद। सबसे पहले तो रामकृष्ण, आपको इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। और उसके बाद में मैं ये पूछता हूँ कि आपने यहाँ से एक संघर्ष की बानगी देखी, एक युद्ध देखा, मेहनत करने का तरीका देखा। हम ये सुनते हैं कि आपने तीसरा प्रयास में इंटरव्यू क्लियर किया। तो आप जिस संघर्ष को लेकर के कुछ सालों तक लगातार इस परीक्षा के पीछे पड़े रहे, थोड़ा सा उस संघर्ष की यात्रा को हमारे विद्यार्थियों के साथ शेयर करें तो अच्छा रहेगा। हमारे विद्यार्थी रामकृष्ण। जी सर, आपने सही कहा। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, एक्चुअली चौथा अटेम्प्ट था ये। जी जी। पहले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया था और बाकी मैं अटेम्प्ट में लगातार इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पा रहा था। तो लगातार जब फेल होते हैं तो उससे अपने में क्या खुद पे निराशा होती है, खुद पे भरोसा नहीं होने लगता है, खुद पे डाउट होने लगता है। ऐसी स्थिति में आपने अपने आप को कैसे संभाला? तो ऐसे में फिर एक तो अपने को परिवारजन, अपने जो गुरुजन गण, अपने जो दोस्त होते हैं, वो अपने को अपनी शक्तियों का एहसास करवाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, अपनी शक्तियों का एहसास कराना। हनुमान जी को भी जामवंत जी ने कहीं अपनी शक्तियों का एहसास कराया और वो लंका तक पहुंच गए। शायद ऐसा ही आपके पीछे मोटिवेशन रहा होगा। और दूसरा कि अपन ने पहले भी, जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है तो वहाँ पे भी एग्जाम क्लियर किया था, कंपनी में भी नौकरी की है तो वहाँ पे भी टेस्ट फाइट करके किया था, अच्छे परसेंटेज भी रहे। तो बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता है। बिल्कुल, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होने के नाते आपने संघर्ष करना यहाँ स्कूल से ही शुरुआत कर दी थी और उसके बाद ही आपकी यात्रा निरंतर बढ़ती गई। असफलता और सफलता, एक तरफ असफलता का वो दौर था 3 सालों का जहां आप संघर्ष कर रहे थे, अपने आप पे संदेह कर रहे थे, और उसके बाद जो एक आज जो सफलता का स्वाद आपने चखा है, इन दोनों के बीच की जो अंतर, जो कहानी, जो अनुभूतियां हुई आपके जीवन में, थोड़ा सा उसे विद्यार्थियों के बीच पहुंचाएं ताकि हमारे विद्यार्थी आपसे प्रेरित हो सकें। जी सर, ऐसा है कि सफलता की सीढ़ी है सफलता। जी, सफलता की सीढ़ी है असफलता, मतलब वो रास्ता है, उसके ऊपर से तो जाना ही पड़ता है सबको। किसी के लिए कम हो सकता है, किसी के लिए ज्यादा हो सकता है, और वो देखने का नजरिया होता है। फिर असफलता होगी तो परेशानी तो होती है सारी तरीके जितनी हो सकती है। सफलता में सब अच्छा रहता है, चारों तरफ का माहौल, लेकिन उससे सीखते हैं अपन। उससे जो अपनी असफलता होती है उसी से सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। इंसान में कोई बहुत फर्क नहीं होता, 2 दिन पहले असफल, 2 दिन बाद में सफल, आदमी तो सेम ही रहता है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो आप असफलता से निकल करके सफलता की ओर एक ऐसी उज्जवल मशाल को लेकर पहुंचे, और जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे तो आपको ऐसा लगा कि सूर्य की किरणें आपके भविष्य को आलोकित करने जा रही हैं, और ये खुशियां आपके चेहरे पर बिल्कुल ही दिखाई दे रही हैं। मैं, आपकी माता जो है वो गृहिणी है, आपका व्यक्तिगत परिवार, आपकी माता जी गृहिणी हैं। माता जी चूंकि गृहिणी होती हैं तो उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं होता कि बच्चा क्या कर रहा है, हो सकता है पढ़ी लिखी हो ना हो, लेकिन फिर भी माँ हमेशा ये चाहती है कि मेरा बेटा, मेरा लाल कुछ ना कुछ करे। आपकी माता जी को क्या खुशी हुई होगी, आपकी माता जी आपको कैसे मोटिवेट करती रही होंगी, ये तमाम बातें भी हम उन बच्चों तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे जो अपनी माँ के लाडले हैं, दुलारे हैं। देखिए सर, वो गृहिणी हैं, उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की है, तो लेकिन उनका स्नेह, उनका प्रेम, तो
इससे उनका क्या है कि उनको ज्यादा पढ़ाई लिखाई के बारे में ज्यादा पता नहीं है जी जी, लेकिन उनका हमारे पर विश्वास है जी बहुत बड़ी बात कही। अपने बेटे पे विश्वास होना, हाँ, ये सबसे बड़ी, दुनिया की हर माँ को अपने बेटे पे विश्वास होता है। विश्वास है। और तो यही वजह है कि बेटा जो है यदि जान जाता है अपनी माँ की विश्वास को, तो शायद उस विश्वास को सफल करने में निरंतर लगा है। जी सर, आपने बिल्कुल उस विश्वास को सफल करने का प्रयास किया। तो आप यहाँ 8वीं कक्षा में आए नवजीवन के अंदर, और 12वीं तक आपने यहाँ पढ़ा। उस 8वीं से 9वीं तक के बीच में आपने क्या महसूस किया, कैसा महसूस किया? उस अध्ययन व्यवस्था से किस तरह से आप जुड़े रहे? क्या आपने यहाँ कुछ अलग देखा कि यहाँ से सोहनलाल जैसा आईएएस निकल जाता है, हुक्मचंद जैसा आरएएस निकल जाता है, बुद्धाराम जैसा आरएएस निकल जाता है, और विक्रम सिहाग जैसा आईपीएस निकल जाता है? आपने क्या कुछ देखा, और अपने साथियों को जो आप इस तरह से प्रशासनिक सेवाओं में जाते हुए देख रहे हैं, क्या कुछ माहौल है जो नवजीवन का अन्य लोगों से बिल्कुल अलग है? थोड़ा सा आप बताइए। देखिए सर, ऐसा है कि नवजीवन में जो ग्रुप था हमारा, जो ग्रुप बना यहाँ पे, जी जी, हमारे साथ वालों का, जैसे जो आपने नाम लिया वो सब हम साथ में पढ़ते थे, एक ही बैच में थे। जी जी, तो एक तो उससे हमारा अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया जी। दूसरा, शंकरलाल जी बगड़िया से हमारे क्योंकि हम तो स्टार्ट जब स्कूल हुआ था तभी आ गए थे यहाँ पे, पहले ही साल से पढ़ने लग गए थे। जी जी, तो उनका भी हमारे ऊपर विशेष ध्यान था और हमारा भी था कि भाई हम कुछ यहाँ से सीखें। उनका लगातार मोटिवेशन, जी उनके जीवन का खुद का अपना एक स्ट्रगल रहा है, जी जी, और वो उन्होंने जब भी शेयर किया तो उससे एक आदमी को एक नया जोश मिलता है, नया जोश। हाँ, तो उससे हमें बहुत कुछ फायदा सीखने मिला को है। हमारे विद्यालय के जो निदेशक जी हैं, आप सभी जानते हैं, बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व रहे, और उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुँचे, और इन विद्यार्थियों को पहुँचाने में जो उनका योगदान रहा, वो निरंतर याद रहने वाला है, और हमेशा पीढ़ियाँ उन्हें याद रखेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। एक छोटा सा प्रश्न आपके विषय से लेता हूँ, चूँकि आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में चयन हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि उससे कुछ एक आध प्रश्न हो जाए। राजस्थान और वन, एक शब्द है राजस्थान। राजस्थान पर्याय वैसे देखा जाए तो मरुस्थल का हो गया है, यहाँ पे मरुस्थल बहुत ज्यादा है। दूसरी ओर आप जा रहे हैं वन विभाग में, तो राजस्थान और वन, इन दोनों के बीच जो विरोधाभास है, यानी राजस्थान में वन की स्थिति को समृद्ध बनाने के लिए आपके क्या प्रयास हो सकते हैं? आप कैसी सोच लेकर के यदि राजस्थान के किसी विभाग में यदि आप अपॉइंट होते हैं, तो आप किस तरह से प्रयत्नशील होंगे? थोड़ा सा आप हमारे विद्यार्थियों को बताएं। जी, ये बात सही है कि जो राजस्थान है उसको मरु प्रदेश के रूप में जाना जाता है। जी जी, तो यहाँ पे क्लाइमेट जो है जी, वो, यहाँ की सोइल जो है वो थोड़ी इनहिबिटरी फैक्टर है अपने फॉरेस्ट को उगने में। जी जी, तो इसलिए अपने को यहाँ की जो नेटिव स्पीसीज ऑफ द प्लांट है, जैसे अपनी खेजड़ी हो गई, अपना रोहिड़ा हो गया, जी जी, या अपनी जो लोकल ग्रास हो गई, जी, सरकार भी उन्हीं दिशाओं में काम करती है कि उनको उगाया जाए। फार्मर्स अपने जैसे बीहड़ होते हैं उनको वहां पे उगाया जाए, फार्मर्स अपने पेड़ खेत के चारों तरफ उगाएं, अपने शहरों में जो जंगल खाली पड़ा है, जमीन खाली पड़ी है, वहां पे उगाया जाए। उसके लिए पानी की व्यवस्था की जाए। तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं, अपने ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनको रिवाइव किया जाए। ये सब जब होता है तो राजस्थान में भी अपन देख रहे हैं कि पिछले सालों में जो जंगल का आकार है वो बढ़ रहा है जी, और वो इसी दिशा में कदम। एक जब भी कभी वन का हम जिक्र करते हैं, अखबारों की सुर्खियों में रहता है कि वन में तस्करी हो रही है, क्योंकि वन के अंदर तस्करी करने वाले कुछ विशेष गिरोह के लोग होते होंगे, या उन लोगों के द्वारा वन को नुकसान पहुंचाया जाता रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी दिशा में यदि हम देखें तो वन को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा और किस तरह से सरकारों को काम करना चाहिए, और यदि आपकी जिम्मेवारी होती है तो आप किस तरह से वन के अंदर अवैध जो भी कुछ हो रहा है उसे रोकने का प्रयास करेंगे, या फिर वन के अंदर जो भी गैर कानूनी ढंग से वन को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है उसके लिए आप कैसे प्रयत्नशील होंगे? देखो सर, जंगलों में बेसिकली एक तो तस्करी और हंटिंग, जी 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 जी, हाँ, जानवरों की, बिल्कुल, जानवरों को बहुत मारा जा रहा है, बिल्कुल। दूसरी इलीगल माइनिंग, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी अच्छी बात आपने याद तो ये चीजें हैं। कई बार कुछ लोग जानबूझ के भी करते हैं, पॉइजन भी दे देते हैं। जी जी जी, तो उनको करने के लिए अपना ये है कि जो अंदर जो लोग जंगल के रह रहे हैं, जो आसपास रह रहे हैं, उनकी एक तो डिपार्टमेंट के साथ दुश्मनी नहीं होनी चाहिए कभी भी, उनको साथ में रहने का। जी जी, और दूसरा कि जो काम ऐसे गलत कर रहा है जी, उसको कम से कम डिपार्टमेंट और लोग अपना सख्त रवैया दिखाएं उसको। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसकी जवाबदेही तय हो। जी, और जो आजकल टेक्नोलॉजी के आधुनिक साधन हैं, जी, ड्रोन्स हो गए, सैटेलाइट फोन्स हो गए, जी जी,
और जो जो रूट होते हैं, जो तस्करी के रूट होते हैं, उनका एनालाइज करके उनको आइडेंटिफाई करके बस्ट किया जाए। तो इन सब चीज़ों को यदि किया जाए तो स्लोली चीज़ें धीरे धीरे खत्म होगी। शेखावाटी का क्षेत्र, यहाँ चूंकि मरुस्थल ज़्यादा है, यहाँ नदियों का अभाव है, तो आप देखते हैं कि राजनीतिक पृष्ठभूमि से ये कहा जाता है कि हम यहाँ नदी ला रहे हैं, नदी आ रही है। यदि यहाँ पर नदी लाई जाए तो वन की कैसी संभावनाएं आप देखते हैं? थोड़ा सा आप उस संदर्भ में प्रकाश डालें। देखो सर, ये वैसे तो पार्ट ऑफ डेजर्ट है, तो यहाँ पे पानी की कमी होना एक नेचुरल चीज़ है, उसी हिसाब से यहाँ का इकोसिस्टम तैयार हो गया है। तो अपने को इस इकोसिस्टम को करने के लिए, यहाँ पे वनों की तादाद बढ़ाने के लिए वाटरशेड मैनेजमेंट एक अप्रोच होती है जी, जिसमें अपन चेक डैम्स बनाएं, छोटे पेड़ लगाएं जी। उससे क्या होगा, उस इलाके में धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ेगी, फिर पेड़ भी लगेंगे। वो भी अपन नेटिव स्पीसी लगाएं, कोई बाहर की चीज लाके लगाएंगे तो वो इन्वेजिव होगी, वो यहाँ के एटमॉस्फेयर को खराब कर सकती है। और जो बाहर से नदियां लाने की बात है जी, उसका मेन तात्पर्य तो पानी पीने के हिसाब से है जी, और वो बहुत कॉस्टली भी रहता है, उसके कई इन्वायरमेंटल रिपर्कशन भी होते हैं। तो ऐसे चीज़ों को करने के लिए हमेशा पहले इनकी इन्वायरमेंटल स्टडी होनी चाहिए, सोशल स्टडी होने के बाद ही ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी आप रामकृष्ण सहारण आपने दी। देखिए मित्रों, राम और कृष्ण जिस नाम में जुड़ जाता है, जो स्वयं राम और कृष्ण के नाम को लेकर आगे बढ़ता है, राम अर्थात आदर्श, कृष्ण अर्थात विजेता पुरुष। तो राम की तरह ये हमारे नवजीवन का बेटा अपने पिता के लिए राम की तरह साबित होने का प्रयास करता रहा है, कर रहा है और करेगा। और कृष्ण की तरह हर जीवन की हर जटिलताओं के ऊपर यह नियंत्रण पाने का प्रयास करता रहा है, करेगा और निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। इसमें कोई दो बात नहीं है। आइए हम इसी के साथ हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों को एक संदेश के साथ ये कहते हैं कि आप भी रामकृष्ण की तरह एक उदाहरण बने, आप भी सोहनलाल की तरह एक उदाहरण बने और मेहनत करें। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। और इसी मुलाकात के साथ फिर करेंगे एक नई शख्सियत के साथ, विद्यालय की एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जय भारत, जय जय राजस्थान।